हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर्स अगर हमें दिया गया है, एनी टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स, तो हम उसकी रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर हम दो वेक्टर्स को कंबाइन करके उसकी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई वेक्टर हमें दिया हुआ है और हम उसको स्प्लिट अप करें? तो इसका आंसर है यस, वी कैन डू इट। हम ऐसा कर सकते हैं और इसी टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि कोई गिवन वेक्टर हमें दिया होगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब स्प्लिट अप करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो, अभी यहां पर मान लो देयर इज एन एरोप्लेन। सपोज इफ दिस इज एन एरोप्लेन लाइक दिस। ओके, दिस एरोप्लेन इज फ्लाइंग और ये एरोप्लेन आपका यहां तक आ गया इन दिस वे। दिस एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन दिस वे। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द एरोप्लेन और मतलब मान लो ये फाइनल पॉइंट है एरोप्लेन की। ओके, तो जो इनिशियल पॉइंट है हम इसी को क्या करेंगे, ओरिजिन ले लेंगे। तो यहां से मैं एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा और यहां से मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा। सो दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर। सो यहां पर ये जो एरोप्लेन है इसने जो डिस्प्लेसमेंट बनाई है फ्रॉम रीचिंग ओ टू पी, ओ से पी तक पहुंचने के लिए इसने जो डिस्प्लेसमेंट बनाई है, लेट्स टेक दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस बार। लेट्स टेक दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस बार। उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या ले लिया, एस बार ले लिया। ठीक है, अगर मैं कहूं दैट एरोप्लेन इज मूविंग फ्रॉम ओ टू पी और एक्स एक्सिस हमारा ग्राउंड है, मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो अगर मैं आपको कहूं टेल मी व्हाट इज द शैडो ऑफ एरोप्लेन ऑन द ग्राउंड राइट नाउ, जब एरोप्लेन पी पे है तब एरोप्लेन की शैडो कहां पर है? सो यू विल से दैट सर द शैडो ऑफ एन एरोप्लेन ऑन द ग्राउंड इज एट दिस पॉइंट। क्लियर, लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्यू। आप बोलोगे सर जब एरोप्लेन पी पे है तो उसकी शैडो क्यू पे है। क्लियर, मैं आपको एरोप्लेन की जर्नी बताता हूं। सपोज दिस एरोप्लेन इज मूविंग, दिस इज द एरोप्लेन और ये ब्लैक पेन उसकी शैडो, ब्लू दिस रेड पेन इज द एरोप्लेन एंड ब्लैक पेन इज द शैडो। तो एरोप्लेन इज मूविंग लाइक दिस, उसकी शैडो एक्स एक्सिस पे ऐसे चलेगी लाइक दिस, सी लाइक दिस। व्हेन एरोप्लेन रीचेस एट पी तो उसकी शैडो कहां पर पहुंच गई, क्यू पे पहुंच गई। क्लियर, तो इस तरीके से उसकी शैडो मूव कर रही है एरोप्लेन की। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शैडो ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो शैडो है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सो आप कहोगे दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ शैडो ऑफ एन एरोप्लेन इज इक्वल्स टू ओ क्यू, वेक्टर में ओ क्यू बार। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो आई विल से दैट this displacement, let's say this is sx bar, displacement on x axis, displacement on x axis। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, sx bar। अभी अगर मैं आपको कहूं tell me what is the height of the aeroplane from the ground, so you will say that sir height of the aeroplane from the ground is qp, है ना, ये आपके ग्राउंड है। एरोप्लेन की हाइट ग्राउंड से क्या है, qp है। तो यहां पर द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन ऑन वाई एक्सिस, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ऑन बाय द एरोप्लेन ऑन वाई एक्सिस इज दिस वन। सपोज दिस इज एस वाई बार, दिस लाइन, ये जो लाइन है आपकी ये क्या बन गई, एस वाई बार बन गई। ठीक है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन ऑन द एक्स एक्सिस इज एस एक्स बार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोप्लेन ऑन द वाई एक्सिस इज एस वाई बार। ठीक है, तो ये एस वाई बार को हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे ऑन वाई एक्सिस, तो इससे स्टडी करना काफी आसान हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा एस वाई बार। क्लियर दिस मच? ओके, अभी यहां पर हम अज्यूम करते हैं दैट एरोप्लेन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। एरोप्लेन जिस डायरेक्शन के साथ गया था वो डायरेक्शन एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, अभी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस बार, एस एक्स बार एंड एस वाई बार। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल OPQ. So let's talk about triangle OPQ. So in triangle OPQ, if I ask you, tell me what is the value of cos theta? We know that cos theta is adjacent upon hypotenuse. Cos theta क्या होता है? Adjacent upon hypo. तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री यहां पर फॉर्म हो रहा है. cos theta का adjacent क्या बन गया? SX. Hypo क्या बन गया? S. So I will write down it is SX upon S. So therefore Sx का वैल्यू क्या बन गया? S cos theta. Clear? अभी यहां पर in the same triangle I am talking about, tell me what is the value of Sy. Okay, अगर मुझे Sy find out करना होगा तो कैसे करेंगे? In the same triangle I will say that tell me value of sin theta. Sin theta का कैसे निकालेंगे? What is the formula for sin theta? Opposite upon hypotenuse. What is opposite? It is Sy. Hypotenuse S. So I will write down it is Sy upon S. So therefore Sy is equals to S sin theta. Clear? तो Sx जो था, Sx का वैल्यू हमें कितना आ रहा है? S cos theta आ रहा है. और जो Sy था उसका वैल्यू हमें कितना आ रहा है? S sin theta. ठीक है, तो यहां पर लिसन इट वेरी केयरफुली. S बार को हमने स्प्लिट अप किया इनटू टू कंपोनेंट. वन इज Sx एंड अनदर इज Sy. ठीक है, एज डिस्प्लेसमेंट जो थी उसको हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया. वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड अनदर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, सो द गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स. दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, जो भी आपको वेक्टर दिया है, अगर आप उसको दो कंपोनेंट्स या ज्यादा भी कंपोनेंट्स होते हैं, दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर देते हो, तो उसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. क्लियर? और ये जो Sx और Xy है, ये आपके क्या है? कंपोनेंट वेक्टर. इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, लेकिन आपका कंडीशन होता है इसमें भी कि कंपोनेंट वेक्टर जो होगा आपका, ओके, जितने भी आपने कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट अप किया है, जब उन सबको कंबाइन करूंगा तो मुझे आंसर S ही आना चाहिए. मुझे आंसर क्या आना चाहिए? S ही आना चाहिए. क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, जो जितने भी कंपोनेंट्स में आपने S को स्प्लिट अप किया है, जब मैं उनको फिर से कंबाइन करूंगा तो मुझे आंसर S ही आना चाहिए. S पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. S की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर डिस्प्लेसमेंट O से P तक का जो डिस्प्लेसमेंट था S, इसका वैल्यू था 5 मीटर. जो थीटा है इसका वैल्यू है 37 डिग्री. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं दैट sin 37 का वैल्यू होता है 4/5 एंड द वैल्यू ऑफ cos 37, सॉरी sin 37 इज 3/5 एंड cos 37 वैल्यू इज 4/5. ठीक है, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5. अगर मैं आपको कहूं टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sx, तो आप क्या बोलोगे? Sx का फॉर्मूला क्या है? S cos theta. So S cos theta. What is the value of S? It's 5. The value of cos theta. Theta यहां पर कितना है हमारा? 37 डिग्री. Cos 37 का वैल्यू कितना है? 4/5. तो 5 गेट कैंसिल इज इक्वल्स टू 4 मीटर. उसी तरीके से अगर मैं आपको पूछूं टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sy. So Sy का वैल्यू है S sin theta. S कितना हमारे पास? 5 into sin 37. What is the value of sin 37? It's 3/5. So 5 into 3/5, 5 गेट कैंसिल, तो ये हो गया 3 मीटर. मतलब जब एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट मार रहा है 5 मीटर का एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, तो जो उसकी शैडो है, शैडो की डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कितनी होगी? 4 मीटर की होगी, दिस शैडो. और जो उसकी हाइट अचीव होगी वो कितने की होगी? 3 मीटर की होगी. क्लियर? सो इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स. ओके बच्चों, तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और देता हूं जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं दैट इज फॉर द वेलोसिटी. देखिए यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ फुटबॉल, ये आपकी एक फुटबॉल है एंड द पर्सन किक्स अ फुटबॉल फ्रॉम हियर. He kicks the football and the football will go in this way.
इसने फुटबॉल को किक किया और फुटबॉल ऐसे जा रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो फुटबॉल की इनिशियल पोजीशन है, हम इसको क्या ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे, और यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक वाई एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ सपोज जब इसने फुटबॉल को किक किया, ओके, ही किक्स द फुटबॉल वेरी हार्ड, कि उसकी जो वेलोसिटी थी, मैं यहां पर डायग्राम में थोड़ा आगे बना देता हूं, ठीक है। तो जो उसकी वेलोसिटी थी, द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल, लेट्स से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड फुटबॉल इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर इफ यू विल सी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस, वी नीड टू फाइंड आउट दिस टू वेलोसिटीज। मीन्स ये हो गया हमारा Vx और ये हो गया हमारा Vy, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें एक चीज समझना है, फुटबॉल आप देख रहे हो, फुटबॉल इज गोइंग इन दिस वे, मतलब फुटबॉल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आर यू गेटिंग? सी, फिर से बता रहा हूं, फुटबॉल ऐसे मूव कर रहा है, मतलब फुटबॉल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों जा रहा है, दोनों कर रहा है फुटबॉल। तो फुटबॉल को आगे लेके जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, Vx का। ये इसका काम क्या होगा, फुटबॉल को आगे लेके जाओ। सी, इसकी डायरेक्शन ही इस तरफ है, इसका काम होता है कि फुटबॉल को आप आगे लेके जाओ। Vy का काम क्या होगा, इसका काम होगा फुटबॉल को ऊपर लेके जाओ। तो दोनों जब कंबाइन हो जाता है तो फुटबॉल ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो यही जो वेलोसिटी था, हमने सी v जो वेलोसिटी था, इसी वेलोसिटी को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। वन कंपोनेंट का काम क्या होगा, उसको आगे लेके जाने का, दूसरा कंपोनेंट का काम क्या होगा, उसको ऊपर लेके जाने का, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं दैट यहां पर दिस एंगल थीटा इज 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री पे किक किया, ठीक है। तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, सी हियर इन दिस ट्राइंगल आई विल से दैट दिस इज OP एंड दिस इज Q, दिस ट्राइंगल इज OPQ। इफ दिस इज Vy, I will say that this is also Vy, this is Vx and this is V, ठीक है। तो जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था, वैसे ही हम वेलोसिटी के लिए करेंगे। सो therefore I will write down cos theta in the triangle OPQ, theta, this is theta, cos theta means adjacent upon hypotenuse, so it will be Vx upon V. So therefore I will write down Vx is equals to V cos theta. So what is the value of V? The value of V is 10. The value of cos theta, the value of theta is 30 degree. So cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? It is √3/2. 1 जा 5 जा. So it comes out to be 5√3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये जो फुटबॉल है, ये आगे मीन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कितने की स्पीड से जाएगा? 5√3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा. अभी हम देखेंगे कि ये ऊपर कितने की स्पीड से जाएगा. So therefore Vy is equals to, हमें Vy पता करना है, इज द क्वेश्चन मार्क हमारे लिए. तो इन ट्राइंगल OPQ, अगर हम ट्राइंगल OPQ की बात करेंगे, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है? Vy. हाइपोटेन्यूस क्या है? दिस वन व्हिच इज V. So therefore Vy comes out to be V sin theta, the value of V. What is the value of V? It's 10. Sin theta का वैल्यू मतलब sin 30. Sin 30 हमें पता है क्या होता है? हाफ होता है. 10 into half will be 5 मीटर पर सेकेंड. तो मतलब ये जो फुटबॉल है, ये ऊपर कितनी की स्पीड से जाएगा? विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. अभी हम एक काम करेंगे. मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर है, उसको हम 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं. लेकिन जब मैं उन कंपोनेंट्स को ऐड करूं तो मुझे आंसर जो वेक्टर था पहले, जो हमें वेक्टर दिया गया था, वही वेक्टर आना चाहिए. आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि मतलब मान लो आपको Sx और Sy अगर दिया हो, Sx और Sy अगर आपको दिया हो और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S एंड एट व्हाट डायरेक्शन, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है. लेट्स चेक इट आउट.
कम बैक टू दिस फिगर ओनली, हम वापस इसी फिगर पे काम करेंगे, ठीक है। सो यहां पर व्हेन यू विल सी दैट दिस इज योर एस बार, दिस इज योर एस एक्स बार एंड दिस इज योर एस वाई बार, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। सो यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दैट, सी दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर which starts from the tail of first vector and goes on the head of the second vector, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट हुआ है और सेकेंड वेक्टर की हेड पे जाके खत्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। सो आई विल से दैट माई रिजल्टेंट वेक्टर एस बार इज इक्वल्स टू एस एक्स बार प्लस एस वाई बार, ठीक है। बट अगर मैं आपको कहूं दैट एस एक्स बार इज इक्वल्स टू एस एक्स बार इज इक्वल्स टू एस एक्स आई कैप, एस एक्स मैग्नीट्यूड और आई कैप उसकी डायरेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से हम एस वाई बार को भी लिखेंगे, एस वाई बार इज इक्वल्स टू एस वाई जे कैप, एस वाई जे कैप, ठीक है। एस वाई बार इज इक्वल्स टू दिस इज द एस वाई बार, एस वाई उसकी मैग्नीट्यूड और जे कैप उसकी डायरेक्शन। सो व्हेन यू पुट दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, so therefore S bar is equals to Sx I cap plus Sy J cap, क्लियर। तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sx? द वैल्यू ऑफ Sx हमें कितना मिलता है, S cos थीटा मिलता है ना। हमने डेरिवेशन में किया है, Sx का वैल्यू है S cos थीटा, तो यहां पर लिख देंगे S cos थीटा प्लस Sy का वैल्यू क्या है, S sin थीटा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा S sin थीटा J कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ S बार, हमें ये वैल्यू आ रही है S बार की, क्लियर, ओके। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ S बार। अभी हम क्या करेंगे, S बार की मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, S बार का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे पता है कैसे निकलेगा, एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस 2sx एस वाई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, हमने रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला निकाला है, दैट द रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला है ना। यहां पर रिजल्टेंट हमारा कौन था, एस था, फर्स्ट वेक्टर इज एस एक्स एंड द सेकेंड वेक्टर इज एस वाई, ठीक है। तो आर हमारा एस बन गया, ए हमारा एस एक्स बन गया, बी हमारा एस वाई बन गया, क्लियर, ओके। अभी हम बात करते हैं लाइक सी व्हाट इज द एंगल थीटा इन दिस केस, ये थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा लिया है। देन लेट्स से दिस इज अल्फा, ठीक है। अभी अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एस एक्स एंड एस वाई, एस एक्स और एस वाई के बीच का एंगल है। तो आप यहां पर भी देख सकते हो एस एक्स एंड दिस इज एस वाई, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, 90 डिग्री। तो यहां पर जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो इज इक्वल्स टू एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस 2 एस एक्स एस वाई कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, हमें पता है। सो अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, क्लियर। ये हमें मिल गया एस बार का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी हम ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपको एस एक्स दिया होगा, एस वाई दिया होगा और आपको पूछा होगा कि आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट डायरेक्टली, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, ओके। जब मैं एस एक्स की वैल्यू पुट करूंगा और एस वाई की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, एस का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। सो देखो यहाँ पर एस एक्स का वैल्यू कितना है, एस कॉस थीटा, तो एस कॉस थीटा का स्क्वायर। एस वाई का वैल्यू कितना है, एस साइन थीटा, तो एस साइन थीटा का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर इनका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट, एस स्क्वायर कॉमन है हमारा, अंदर क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा और फिर उसका स्क्वायर रूट। नाउ वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, सो 1 इंटू एस स्क्वायर विल बी एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, एस हो गया। ठीक है, सी हियर हमने एस का ही तो मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी मैग्नीट्यूड एस आ रही है, मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको सी टू गिवन वेक्टर्स Sx और xy दिया होगा तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट डायरेक्टली। क्लियर? ओके, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अगर कोई भी गिवन वेक्टर को स्प्लिट अप कर रहे हो टू कंपोनेंट्स में Sx एंड Sy, ठीक है, लेकिन उनको स्प्लिट अप इस तरीके से करना है कि जब आप इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करोगे तो आपको यही वेक्टर मिलना चाहिए। जैसे कि देखो, जब आपने Sx और Sy को कंबाइन किया तो आपको मैग्नीट्यूड वही गिवन वेक्टर मिला जो वेक्टर था पहले। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो उसकी मैग्नीट्यूड मिल गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्शन पार्ट नाउ, यहीं पे करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन नाउ। सी हियर, Sx का वैल्यू है s cos थीटा, Sx इज इक्वल्स टू s cos थीटा, और Sy का वैल्यू है s sin थीटा। दिस इज आई विल से माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। आई विल से दैट इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दो। सो देखोगे आप Sy इज इक्वल्स टू s sin थीटा अपॉन Sx Sx का वैल्यू है cos थीटा। ठीक है, सो s and s गेट कैंसिल, sin अपॉन cos comes out to be tan थीटा which is Sy अपॉन Sx। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थीटा का वैल्यू मिल गया tan इनवर्स ऑफ Sy अपॉन Sx, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इतने एंगल पे हमें मिल रहा है, कौन मिल रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, किसका, Sx और Xy का। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को भी वेरीफाई करेंगे क्या ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, लिसन इट नाउ। सी हियर, कम बैक टू दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे आ जाओ। अगर मैं आपको पूछूं टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPQ, तो आप बोलोगे सर tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज Sy अपॉन Sx, सो Sy अपॉन Sx, so therefore theta comes out to be tan inverse of Sy upon Sx. Yes, then this formula is also correct, है ना, clear? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि if two vectors are given to you Sx and Sy, you can calculate S का magnitude as well as the direction. हम S का magnitude calculate कर सकते हैं और S का direction भी calculate कर सकते हैं। ठीक है, clear? और जैसे कि मैंने कहा था, मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूं आपको ताकि आप भूलो ना, कि अगर आप किसी भी गिवन वेक्टर को स्प्लिट अप करते हो इनटू टू कंपोनेंट्स, तो वो कंपोनेंट्स आपके कुछ इस तरीके से स्प्लिट अप होने चाहिए कि जब आप उनको कंबाइन करो तो आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलना चाहिए इस बार, आपकी रिजल्टेंट वेक्टर चेंज नहीं होनी चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर सेम मिलना मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मिलना, जो मैंने आपको प्रूव किया, और उसकी डायरेक्शन भी सेम मिलना, जो मैंने आपको प्रूव कर लिया। ठीक है, क्लियर? सो दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से हम वो फॉर्मूला लिख देते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Sx स्क्वायर प्लस Sy स्क्वायर, हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, हाँ, अभी द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो हमने 2 कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स होगा तो वहां पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होगा ये पता करो। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको 3 कोऑर्डिनेट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। अभी हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। ओके, वन गुड न्यूज इज फॉर यू, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, इट इज जनरल आइडिया, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए। सो दिस इज z एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस एंड दिस इज माई y एक्सिस, ऐसा अज्यूम करो। ठीक है, तो यहां पर मतलब मान लो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है, लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज x, y, z। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे लाइक से
ये एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पर आके बैठा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन यू विल सी yeah, if this is a vector p bar, let's say if this is a vector p bar, the given vector हमें दिया गया है the vector p bar, तो x कंपोनेंट में जब हमने इसको रिजॉल्व किया, सपोज दिस इज px, y कंपोनेंट में जब मैंने इसको रिजॉल्व किया सो दिस इज py, और जब z कंपोनेंट में रिजॉल्व किया देन दिस इज pz. ओके, so I will write down this is px bar, this is py bar and this is pz bar in a given direction. Clear? Okay, so when I will say that what will be p bar, so your answer will be px bar plus py bar and plus pz bar. हम इन सबको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. Now the question arise, कंबाइन क्यों किया हमने? So let's see, वो भी मैं आपको बताता हूँ. See here, अभी forget about z coordinate, z axis को भूल जाओ, z axis को भूल जाओ. Now you have only the two axes, x and y axis. तो जब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, see this is a line जो ओरिजिन से निकल के इस पॉइंट पे आ गई. Okay, and I will say that this is the resultant vector r1 bar. So now we know that if this is py, then this is also py, because both of them are parallel to each other and having the same magnitude. So this is py bar. So if I tell me for this triangle, use triangle of vector addition for this triangle. So your answer will be r1 bar, which is your resultant, is equals to px bar plus py bar. ये हमारा रिजल्टेंट बना. क्लियर? ओके, अभी हम बात करेंगे लाइक से दिस इज r1 बार, दिस इज p बार एंड वी नो दैट दिस इज pz बार. सो हम यहां पर लिखेंगे दैट दिस वन इज योर pz बार. ये आपका क्या बन गया, pz बार बन गया. ठीक है. नाउ इफ यू लुक वेरी केयरफुली फॉर दिस ट्राइंगल, p बार इज योर रिजल्टेंट. सो p बार हमारा रिजल्टेंट है. सो यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, r1 बार प्लस pz बार. सो मैं यहां पर लिखूंगा r1 बार प्लस pz बार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 बार? इट इज px बार प्लस py बार प्लस pz बार. तो ये वैल्यू हम लोग को मिला p बार का. क्लियर? लेकिन जब आप p बार की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जाओगे, सो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? इट इज px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ p. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 coordinate system. Okay, now we will move to the numericals. Here we are with our first question. So मैं question पढ़ रहा हूँ, so listen the question carefully. Question is, two vectors a bar and b bar are shown in the drawing. What are the signs? The first sub question, what are the signs plus or minus of the scalar component ax and ay of the vector a bar? Sub question b, what are the sign of the scalar components bx and by of the vector b? Sub question C, what are the sign of the scalar component rx and ry of the vector r bar, where r bar is equals to a bar plus b bar. ठीक है. तो मतलब मुझे बताना है कि इनकी कंपोनेंट्स की डायरेक्शन क्या होगी. सबसे पहले सब क्वेश्चन ए को सॉल्व करेंगे. मैं बताऊंगा कि ए की डायरेक्शन क्या होगी, ए की जब कंपोनेंट्स आएंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी. तो अभी हमारा फोकस सिर्फ ए पे होगा, बी पे हमारा फोकस नहीं होगा. ठीक है. तो ए की कंपोनेंट्स हम बना देते हैं. सबसे पहले आप डॉटेड लाइन से उसको एक्स एक्सिस को ज्वाइन कर दो और डॉटेड लाइन से आप उसको वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दो. ठीक है. तो ए का ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया आपका, दिस इज ए एक्स बार, और ए का ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया आपका, ए वाई बार. तो इफ यू विल सी ए एक्स बार का जो डायरेक्शन है इट इज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो आई विल राइट डाउन ए एक्स का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा. अगर मैं ए वाई की बात करूंगा तो ए वाई का जो डायरेक्शन इज ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो यहां पर हम साइन कौन सी यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे. ए वाई आपका पॉजिटिव में होगा, ए एक्स आपका नेगेटिव में होगा. ठीक है. तो चलो ये तो हमने कर लिया ए एक्स और ए वाई के बारे में, ए की कंपोनेंट्स को पढ़ लिया. अभी हम बी की कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. ठीक है. फॉर बी का कंपोनेंट इफ यू विल सी, सबसे पहले इसके एक्स कंपोनेंट देखते हैं हम लोग.
जो x डायरेक्शन में होगा, b का स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहीं पे आएगा, b का एंडिंग पॉइंट ये है तो ये यहां पर आ जाएगा। सो दिस इज योर bx कंपोनेंट, ये आपकी bx कंपोनेंट हो जाएगी। यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर आपकी खत्म होगी। सो दिस वन इज योर bx कंपोनेंट, ठीक है। सो bx कंपोनेंट जो है वो आपका कौन से डायरेक्शन में है, वो राइट डायरेक्शन में, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपका bx कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बात करेंगे b की y कंपोनेंट के बारे में। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ b एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ b। तो हम एंडिंग पॉइंट को y एक्सिस पे लेके आ जाएंगे। तो ये जो लाइन है, सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो आपका जो यहां पर ये वाला जो वेक्टर है दैट इज बी वाई बार, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपका है बी वाई बार। इफ यू विल सी बी वाई बार इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो आपका जो बी वाई बार होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इन द सब क्वेश्चन सी इन्होंने कहा है कि आप रिजल्टेंट की भी कंपोनेंट्स की डायरेक्शन बताओ। तो सबसे पहले हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमें बोला गया दैट आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। तो रिजल्टेंट इस तरीके से होगा कि वो ए बार की टेल से चालू होगा और बी बार की हेड पे जाके खत्म होगा। तो हम ए बार की टेल को बी बार की हेड के साथ ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। अभी आर बार को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू टू कंपोनेंट्स। सो वन इज आर एक्स बार, दिस वन, ये हमारा आर एक्स बार है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये हमारा आर वाई बार है, ठीक है। आर बार को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, वन इज आर एक्स एंड अनदर इज आर वाई, क्लियर। तो आर एक्स की जब आप डायरेक्शन देखोगे इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो आर एक्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मैं यहां पर लिख देता हूं। और आर वाई की भी जो डायरेक्शन होगी इट इज ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आर वाई की भी डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से क्लास हमें ये सम को सॉल्व करना है, क्लियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर, ओके। अभी यहां पर इस क्वेश्चन में मैं आपको एक एडिशनल पार्ट भी दूंगा, एक एडिशनल टिप दूंगा। देखो क्या, सबसे पहले वी नो दैट आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। अभी हम ए बार को लिखते हैं, लेट्स से ए बार को मैं ट्राई करूंगा कि उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूं। ए बार इज इक्वल्स टू, आई विल राइट डाउन ए एक्स बार प्लस ए वाई बार। ए एक्स बार को आई विल राइट डाउन माइनस ए एक्स आई कैप। नेगेटिव साइन इंडिकेट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, यू कैन से नेगेटिव एक्स एक्सिस। ए एक्स की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अभी मैं ए वाई की बात करूंगा तो ए वाई बार इज इक्वल्स टू दिस इज योर ए वाई बार, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर खत्म हो रहा है। सो ए वाई बार इज इक्वल्स टू ए वाई जे कैप, यस और नो, प्लस में होगा बिकॉज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पुट दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो आपको ए बार क्या निकल के आ जाएगा, ए बार कम्स आउट टू बी माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये आपका ए बार हो गया। आर यू गेटिंग? अभी यहां पर हम बात करेंगे बी बार की। बी बार को मैं लिखूंगा इट इज बी एक्स आई कैप, सॉरी सबसे पहले बी एक्स बार प्लस बी वाई बार। अभी हम यहां पर बी एक्स बार की डायरेक्शन की बात करेंगे। तो जब आप देख रहे हो बी एक्स की डायरेक्शन, बी एक्स यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पर खत्म हुआ था, दिस इज योर बी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये पॉजिटिव था। सो आई विल राइट डाउन बी एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स, डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स आई कैप। वहीं अगर मैं बात करूं बी वाई बार की, बी वाई बार की डायरेक्शन कहां पर थी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बी वाई बार देखो नीचे की तरफ था, मैंने आपको कहा था कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वाई बार। सो देयरफॉर बी वाई बार कितना था हमारा, नेगेटिव में आ रहा था, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो आई विल राइट डाउन माइनस बी वाई जे कैप।
सो जब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दूंगा, सो बी बार कम्स आउट टू बी बी एक्स बार की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई बार की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस बी वाई जे कैप. सिंपल. ओके, नाउ सी हियर आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए बार एंड बी बार इन दिस इक्वेशन. तो देखते हैं आर बार क्या आता है. आर बार का वैल्यू, ए बार का वैल्यू क्या है, माइनस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. ओके, बी बार का वैल्यू क्या है, इट इज बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप. क्लियर. वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ आई कैप. यहां पर मैं आई कैप कॉमन ले लूंगा, सो इट कम्स आउट टू बी बी एक्स माइनस ए एक्स आई कैप. मैंने बी एक्स को पहले लिखा बिकॉज इट इज पॉजिटिव, प्लस ए वाई माइनस बी वाई. यहां पर मैं जे कैप कॉमन ले लूंगा लाइक दिस, जे कैप. सिंपल. ओके, नाउ सी हियर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले. सो लिसन इट वेरी क्लियरफुली. अभी हम आर बार को, अगर मेरे को आर बार को इसकी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो, आर बार को मुझे इसकी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो, तो हम आर बार को कुछ इस तरीके से लिखते हैं दैट आर बार इज इक्वल्स टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार. आर बार की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज आर एक्स बार प्लस दिस इज योर आर वाई ना. सी, दिस इज योर आर वाई. तो यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैंने लगा दिया यहां पर, तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट आर एक्स बार. आर एक्स बार क्या होता है, आर एक्स आई कैप होगा बिकॉज इट इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और आर वाई बार क्या होगा, आर वाई बार इट इज आर वाई जे कैप बिकॉज इट इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. सो पुटिंग दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो आर बार कितना आ रहा है आपका, इट इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. तो आर बार की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, सो देयरफॉर आई विल से दैट, कंपेयर कैसे, आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले के साथ. तो आर एक्स का वैल्यू कितना निकल के आएगा, बी एक्स माइनस ए एक्स. और आर वाई का वैल्यू कितना निकल के आएगा, इट इज ए वाई माइनस बी वाई. ठीक है, अभी क्लास आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो चलो हम समझते हैं इसको. दिस इज आर एक्स का वैल्यू, आर एक्स मतलब ये वाली लेंथ हो गई, आर एक्स मतलब ये वाली लेंथ हो गई. बी एक्स का मतलब ये वाली लेंथ हो गई, है ना, ये हमारा बी एक्स था. और ए एक्स का मतलब ए वाली लेंथ हो गई. तो अभी हम चेक करेंगे, आर एक्स का मतलब बी एक्स माइनस ए एक्स, मतलब बी एक्स में से अगर मैंने ए एक्स को माइनस कर दिया तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल गया, मुझे इतना वैल्यू मिल गया, दैट इज योर आर एक्स. और वो हमें दिखाई भी देता है, ये हमारा आर एक्स था. यस और नो. सी, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे आर वाई की. आर वाई क्या है, ए वाई माइनस बी वाई. ठीक है, आर वाई हमारा एक्चुअल में इतना था, ए वाई हमारा इतना था और बी वाई हमारा इतना था. दिस इज योर बी वाई. तो ए वाई में से, दिस इज योर ए वाई में से मैंने जब बी वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज योर बी वाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर वाई. यस, वी आर गेटिंग आर वाई. क्लियर. तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर्स और ये सब चीजें हमें बड़ी काम आती है. So please note down these things. Let's move to the next question. Next question is very simple. बड़ी आसानी से कर लेंगे हम. So I'm reading the question. Please listen it carefully. A force of 15 Newton acts on a box as shown in the figure. What are the horizontal component and the vertical component of the force? मतलब मुझे बताना है उसकी horizontal component और vertical component कितना है. ठीक है, तो let's start with it. See here now. तो so we have a box. यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स पे हम फोर्स लगा रहे हैं. दिस फोर्स इज ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस. ठीक है, सो मुझे इसी फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट्स में बदलना है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स दिस वन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गई. आई विल से दैट दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका, लाइक से दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट. यहाँ पर एफ को थोड़ा रब कर देते. सो दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई. ओके, ये हमारा एफ है. सो दिस इज योर एफ वाई. ठीक है, तो मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करना है और एफ वाई फाइंड आउट करना है.
सो एफ एक्स का वैल्यू जो होगा इट इज एफ कॉस 60 और एफ वाई का जो वैल्यू होगा इट इज एफ साइन 60. ठीक है, तो एफ जो होगा हमारा, एफ कितना है हमारा 15, कॉस 60 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, हाफ होता है. सो 1 ज़ा 7.5, सो 7.5 न्यूटन. वहीं एफ साइन 60, एफ का वैल्यू 15, साइन 60 √3/2. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 √3/2 न्यूटन. सो ये इसकी एक्स और वाई कॉम्पोनेंट हो गई. प्लीज कॉपी डाउन दिस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Question is, a person is on a wheelchair, is moving up a ramp at constant speed. Their total weight is 900 Newton. The ramp makes an angle of 37 degree with the horizontal. Calculate the component of its weight parallel and perpendicular to the ramp. Okay, so this पर्सन हैविंग अ वेट ऑफ 900 न्यूटन, इसकी जो वेट है वो कितनी है 900 न्यूटन. और हमें पता है जो वेट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होती है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज योर वेट. ठीक है, वेट जो है हमारा 900 न्यूटन है. क्लियर. इन्होंने बोला है कि आप इस वेट की कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो. द कंपोनेंट्स इन सच अ वे दैट वन ऑफ देम इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन and another of them is perpendicular to inclined plane. मतलब क्या हुआ, वेट की हमें कंपोनेंट कुछ इस तरीके से ढूंढनी है कि उनमें से एक कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो इन दैट सिनारियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन को, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, हम इसको एज अ एक्स एक्सिस ट्रीट करेंगे. ठीक है, और इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे एज अ वाई एक्सिस, लाइक सी दिस वन. इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, है ना. सो अभी मुझे क्या करना है, इस 900 न्यूटन को एक्स एक्सिस पे डालना है और वाई एक्सिस पे डालना है. वी नो दैट एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. अगर मैंने एक्स एक्सिस पे डाल दूंगा तो वन ऑफ द कंपोनेंट बिकम पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन. यस. अगर मैं y एक्सिस पे डाल दूंगा तो अनदर कंपोनेंट बिकम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. यस, हमारा आंसर हो गया. वेरी सिंपल. क्लियर. सो नाउ सी कैसे सॉल्व करना है हमें इसको. तो 900 को मैंने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया. वन इज दिस कंपोनेंट एंड अनदर इज दिस कंपोनेंट. वन कंपोनेंट ऑन द x एक्सिस, सो दिस कंपोनेंट इज ऑन द x एक्सिस. means what, these two components, see this component is parallel to the inclined plane. ये वाला जो component है inclined plane के parallel है और ये वाला जो component है inclined plane के perpendicular है. See, we know that x axis and y axis making an angle of 90 degree. Correct? Good. अभी हम क्या करेंगे, see here, this is 90 degree, इतना समझ में आता है हमें. This is 37 और ये एंगल कितना हो गया फिर 53 डिग्री. दिस एंगल इज 53 डिग्री, है ना. सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 37 90, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 53. अभी हमें पता है इफ दिस इज 53 तो यहाँ पर ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी. इफ दिस इज 53 देन दिस एंगल इज 37, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके 90 बना रहे. तो ये अगर हमारा 53 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 37. तो यहाँ पर 37 डिग्री आता है, लाइक दिस इज योर 37 डिग्री. तो इस तरीके से हम बेसिक ज्योमेट्री लगा के कर सकते हैं. नॉट एन इश्यू, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें. तो ठीक है, तो 900 को मैंने सपोज दिस इज W, इसको मैंने W ले लिया. सो W इज ऑन द y एक्सिस एंड W इज ऑन द x एक्सिस. मतलब द वेट का कंपोनेंट ऑन y एक्सिस एंड वेट का कंपोनेंट ऑन x एक्सिस. सबसे पहले हम बात करेंगे द वेट कंपोनेंट ऑन y एक्सिस. फॉर वेट कंपोनेंट ऑन द y एक्सिस इट कम्स आउट टू बी W cos 37 and weight component on x axis it comes out to be W sin 37. कैसे, मैं आपको बताता हूं. सीयर, ये हमारा वेट है W, ये आपका x कंपोनेंट है और ये आपका y कंपोनेंट है. ठीक है, यहां पर आपका 37 डिग्री फॉर्म हो रहा है. मैंने इसी सॉरी यहां पर मैंने कुछ गलती कर दिया. दिस इज x एंड दिस इज योर y कंपोनेंट. मैंने इसी डायग्राम का रिफ्लेक्शन बनाया है यहाँ पर. ठीक है, तो अगर ये WX है तो कैन आई से दिस इज ऑल्सो WX.
दिस इज WX, कैन आई से दिस इज ऑल्सो WX? वेरी सिंपल, मैंने इसके पैरेलल में एक और वेक्टर बना दिया है जो इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर देगा। तो अगर मैं आपको कहूँ फ्रॉम दिस ट्राइंगल टेल मी व्हाट इज cos 37, cos 37 आपका क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोसी, ये 90 डिग्री है। हमें पता है WX और WY 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका WX और WY 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीयर 37 डिग्री ये है, तो मैं इस ट्राइंगल में बोलूंगा टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37। cos 37 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज एडजेसेंट, WY, व्हाट इज हाइपोटेनियस, W। सो इसके लिए WY क्या आ गया आपको, W cos 37। सेम फ्रॉम द सेम ट्राइंगल sin 37 की अगर मैं बात करूंगा, sin 37 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी WX अपॉन W। सो ये हो गया WX इज इक्वल्स टू W sin 37। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पर WY को लिखा W cos 37 एंड WX इज इक्वल्स टू W sin 37। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या तरीका है, लिसन, WA इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। जिस कंपोनेंट के पास एंगल प्रेजेंट होगा, मतलब जो आपको गिवन एंगल होगा, वो एंगल W या फिर WY के साथ बन सकता है, W या फिर WX के साथ बनेगा। आपको ये एंगल दिया होगा या फिर ये एंगल दिया होगा। जिस कंपोनेंट के पास, जिस कंपोनेंट के साथ W एंगल बनाएगा, जिस कंपोनेंट के साथ W एंगल बनाएगा, वो कंपोनेंट हमेशा cos होती है, रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। WY इज इक्वल्स टू W cos 37, और जो दूसरा वाला है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जो एंगल W किसी अपनी कंपोनेंट के साथ बनाएगा, ओके, एंगल जो आपको दिया होगा वो W और कोई तो गिवन कंपोनेंट के साथ दिया होगा, ठीक है। तो वो गिवन कंपोनेंट जो आपको दी होगी वो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा cos हो जाएगा, रिमेंबर दैट थिंग। अभी अगर मतलब मान लो 37 इसके साथ दिया होता तो आपका ये cos हो जाता, cos 37। मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, W का वैल्यू है हमारे पास, अभी इसकी कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। W का वैल्यू कितना है, 900, cos 37, cos 37 का वैल्यू हमें पता है कितना है, 4/5। तो 5 1 जा 5, 180 हो गया, 720 न्यूटन इज ऑन द y डायरेक्शन। नेक्स्ट x की तरफ कितना आ रहा है हमें, W cos 37 है ना, सॉरी x की तरफ sin 37 है, cos नहीं है, sin 37। सो W का वैल्यू है 900, sin 37 3/5, 5 और 900 को कैंसिल करोगे तो 180 मिलेगा, 180 इंटू 3 करोगे तो आपको 540 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, अंडरस्टूड। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I'm reading the question, please listen it carefully. So the next question is, a man rows a boat with a speed of 18 km per hour in the northwest direction. The shoreline makes an angle of 15 degree south of west. Obtain the component of the velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. ठीक है, so let's see this. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट सपोज इफ दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर साउथ। बोट इज मूविंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सो द बोट इज मूविंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वी नो दैट नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट के साथ 45 डिग्री बनाता है। So boat is moving in this direction, means this is the velocity of boat given to us. हमें बोट की वेलोसिटी भी दी गई है जो 18 किलोमीटर पर आवर है। So this is 18 किलोमीटर पर आवर। और जो शोर लाइन है, the shore line making an angle of 15 degree in this way according to the question. ठीक है, so according to the question, shoreline makes an angle of 15 degree with west. Okay. हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। मुझे बोट की वेलोसिटी जो दी गई है उसकी कंपोनेंट मुझे फाइंड आउट करना है अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। तो हम क्या करेंगे,
what we'll do, we will make a line like this. This line is my x एक्सिस, इसको x एक्सिस ट्रीट करो, और यहां पर इस लाइन को हम क्या ट्रीट करेंगे, y एक्सिस. ये जो लाइन है आपका, ये आपका हो गया y एक्सिस. ठीक है, तो अगर आप देखोगे x एक्सिस और y एक्सिस के रेफरेंस में, तो बोट जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है. एज यू कैन सी, बोट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना. 45 प्लस 15 60 डिग्री. या वी नो दैट. गुड, फाइन. तो मुझे इसी वेलोसिटी को आई वांट टू रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. द टू कंपोनेंट्स इन सच अ वे, दो कंपोनेंट्स इस तरीके से होनी चाहिए, जो शोर लाइन, जो यहां पर शोर लाइन थी, उसके पैरेलल होना चाहिए और उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, शोर लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. वेरी सिंपल. तो अभी इस v को मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करना है. कहानी खत्म. तो अभी हम क्या करेंगे, vb आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन, and this one is the velocity of boat in y direction. So what will be the velocity of boat in x direction? It will be vb cos 60. अभी cos 60 कैसे आया, ये पता करेंगे हम. So listen it very carefully. जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो x component, वेलोसिटी का x component मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वेलोसिटी. तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी कंपोनेंट के साथ एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, वो कंपोनेंट क्या हो जाती है, कॉस हो जाती है. हमेशा याद रखो, वो कंपोनेंट के साथ आप कॉस को मल्टीप्लाई करवा दो. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. VBX अगर फाइंड आउट करना है और आपको एंगल दिया गया है VBX और VB के बीच में, तो आप क्या करोगे, VB को cos 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली VBY क्या हो जाएगा, इट विल बी VB sin 60. वेरी सिंपल. ओके, जिस कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा, जिस कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इनटू कॉस ऑलवेज. जिस कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट एंगल नहीं बनाएगा, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इनटू साइन. रिमेंबर दैट थिंग. वेरी सिंपल. VB का वैल्यू कितना है, 18. तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 18. cos 60 का वैल्यू हमें पता है 1/2, तो ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर. VB का वैल्यू है 18, sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो ये हो गया 9√3 किलोमीटर पर आवर. वेरी सिंपल, very simple. So please copy down this, then we'll move to the next sum. Let's do next question now. Next question is very interesting. The question is, two billiard balls are rolling on a flat table. One has the velocity component Vx 1 meter per second and Vy √3 meter per second, and the other has component Vx dash 2 meter per second and Vy dash 2 meter per second. If both the balls start moving from the same point, what is the angle between their path? ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट पाथ. सो पहले हम लोग मान लेते हैं दैट दिस इज माय फर्स्ट बॉल विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड द सेकेंड बॉल, दिस इज माय सेकेंड बॉल विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉल एंड दिस इज द बॉल नंबर 2. मुझे फाइंड आउट करना है इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा. तो अभी हम क्या करेंगे, आई विल टेक दैट दिस लाइन एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एज माई वाई एक्सिस, दिस वन. ठीक है, सो दिस इज माई वाई एक्सिस. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे है गिवन कि फर्स्ट बॉल जो है उसका एक्स कॉम्पोनेंट Vx, उसकी जो एक्स कॉम्पोनेंट हमें दी गई है इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट बॉल का जो वाई कॉम्पोनेंट हमें दिया गया है, y component is √3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और जो सेकेंड बॉल है, सेकेंड बॉल का x component Vx डैश विच इज गिवन टू अस 2 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड बॉल का जो y component है, लाइक से दिस वन, Vy डैश विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. ये डेटा हमें दी गई है. ठीक है, तो चलो अभी हम अज्यूम करते हैं दैट दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2.
तो अगर मैंने θ2 में से θ1 को माइनस कर दिया तो मुझे एंगल θ मिल जाएगा. वेरी सिंपल. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन θ इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1. किसी तरीके से अगर मैं θ2 और θ1 फाइंड आउट करूं तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, नाउ सी हियर, इफ दिस कंपोनेंट, दिस इज योर Vy, तो मैं इस Vy को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो ये भी मेरा Vy हो जाएगा, और इस Vy डैश को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा Vy डैश, दिस कंपोनेंट. ठीक है. या नाउ सी दिस स्मॉलर ट्राइंगल. अभी हम छोटे ट्राइंगल की बात करेंगे. ठीक है. इन द स्मॉलर ट्राइंगल इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan θ2. सी दिस इज द एंगल θ2 ना. tan θ2 का अगर मैं आपको पूछूंगा क्या होता है tan θ2, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स Vy अपॉन Vx. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vy? इट्स √3. द वैल्यू ऑफ x 1. सो देयरफॉर θ2 कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ √3. tan इनवर्स ऑफ √3 हमें पता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है. वी गॉट द वैल्यू ऑफ θ2. नाउ लेट्स कम टू द बिगर ट्राइंगल. सी दिस इज θ1. मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ दैट दिस इज योर θ1. ठीक है. सो इन द बिगर ट्राइंगल इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan θ1, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स Vy डैश अपॉन Vx डैश. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vy डैश? 2. द वैल्यू ऑफ Vx डैश 2. गेट कैंसिल, तो कितना हो गया? 1 मिला. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन θ1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? 45 डिग्री. तो θ2 और θ1 तो मिल गया. पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो θ जो है वो कितना आ रहा है? 60 minus 45 which is equals to 15 degree. So angle θ comes out to be 15 degree. Here, so it is very simple. So please copy down this. तो अभी हम नया टॉपिक देखेंगे. This topic is also very good. The topic is addition of vector by means of component. इसका मतलब क्या हुआ? हम component के terms में कि vector का addition कैसे कर सकते हैं. Let's see that. Okay. For example, is suppose this is your y-axis and this is your x-axis. Okay, आपको एक वेक्टर दी गई है a bar which is equals to ax I cap plus ay j cap. ठीक है, तो हम a bar वेक्टर बना देंगे. तो यहाँ पर if suppose this is a vector a bar, इसकी जो components हमें दी गई है, this one is this component which is ax bar which is nothing but ax I cap, correct? And the another component, जो दूसरी component हमें दी गई है, that is ay bar which is ay j cap. These two components are given to us. ये दो components हमें दी गई है. Okay. और अगर हमें b component मतलब b vector, दूसरी vector भी हमें दी गई है. The value of this vector is bx I cap प्लस by j cap. ओके, इस वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है? bx I cap प्लस by j cap. तो यहाँ पर सपोज मैंने अगर बना दिया रैंडमली लाइक से दिस वन इज योर b बार यूजिंग दिस डेटा. ये डेटा से मैंने b बार प्लॉट कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पर जब मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा तो इफ यू विल सी इसका जो x कॉम्पोनेंट है वो ये होगा. दिस इज द x कॉम्पोनेंट, दिस वन. Clear? So this is bx bar which is bx I cap and जो इसका y component होगा वो ये होगा. This is the y component. यहां से यहां तक, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है. So this is the y component. यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है, तो this is the x component. ठीक है. तो ये हमारा y कंपोनेंट बन गया. इसको हम लोग लिख देते हैं by बार इज इक्वल्स टू by j cap. क्लियर? वेरी सिंपल. तो अगर मैं आपको कहूं मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो ऑब्वियसली मुझे रिजल्टेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा. सो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर लाइक दिस. सपोज द रिजल्टेंट वेक्टर इज r बार. ठीक है. तो r बार जो रिजल्टेंट वेक्टर है it is rx I cap plus ry j cap. तो rx I cap का मतलब क्या हुआ? यहां पर जब मैं रिजल्टेंट वेक्टर को देखूंगा सो इट विल कम ऑन दिस लाइन. सो ये हो गया हमारा rx बार यहां से यहां तक. सी रिजल्टेंट का स्टार्टिंग यहां पर है, एंडिंग पॉइंट यहां पर है. सो यहां से यहां तक
दिस इज योर रिजल्टेंट. सो आर एक्स बार इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप. सिमिलरली स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर, एंडिंग पॉइंट यहां पर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का आर वाई कहां पर होगा? दिस इज योर आर वाई बार, दिस वन. ठीक है. सो आर वाई बार इज इक्वल्स टू आर वाई जे कैप. क्लियर. नाउ इफ यू विल सी फ्रॉम द डायग्राम, अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो जो आर एक्स है, ओके, द वैल्यू ऑफ आर एक्स, कैन आई से दैट आर एक्स इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी एक्स. आर एक्स क्या हो जाएगा? इट इज ए एक्स प्लस बी एक्स. मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा. ठीक है. यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज आर वाई. व्हाट विल बी द आर वाई? इट इज ए वाई प्लस बी वाई. तो आर वाई को हम लोग क्या लिखेंगे? आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई. ये दो चीजें मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा. नाउ सी हियर, यहां पर आर बार यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे. तो यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दैट आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. ट्राइंगल लॉ लगा दिया हमने. ए बार का वैल्यू क्या है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. बी बार का वैल्यू क्या है? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. ठीक है. सो ये आर बार का वैल्यू क्या है हमारा? सो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. नाउ वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ, अभी हम क्या करेंगे? आई कैप का ग्रुप बनाएंगे. सो ए एक्स प्लस बी एक्स और आई कैप मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जे कैप कॉमन ले लेंगे. सो इट विल बी ए वाई प्लस बी वाई एंड जे कैप. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. अभी हम कंपेयर करेंगे. तो ऑन कंपेयरिंग हमें मालूम पड़ गया आर एक्स का वैल्यू कितना है? ए एक्स प्लस बी एक्स. आर वाई का वैल्यू कितना है? ए वाई प्लस बी वाई. सी हाउ सिंपल इट इज. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. सो इस केस में हमने क्या किया? अगर मुझे रिजल्टेंट की कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे कि रिजल्टेंट की कंपोनेंट मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो फर्स्ट वेक्टर की कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, सेकंड वेक्टर की कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लो और दोनों को ऐड कर दो. सेम अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की वाई कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वेक्टर की वाई कंपोनेंट लो, सेकंड वेक्टर की वाई कंपोनेंट लो, दोनों को ऐड कर दो, आपको रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल. हाँ, हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं. सी, if this suppose this angle is theta, see this triangle, ये वाली जो triangle दिख रही है, let's give the name O, this one is P and this is Q. So अगर मैं बोलूँ in triangle OPQ, tell me what is the value of tan theta? It is opposite, means this line is nothing but your RY. So RY opposite upon adjacent means this line will be your Rx. So what is the value of Ry? Ay plus by. Rx का वैल्यू क्या है? Ax plus bx. So therefore theta कितना आ गया हम लोग को? tan inverse of ay plus by upon ax plus bx. तो इस तरीके से हम एंगल भी निकाल सकते हैं. ओके. So ये formulas very important. You can say the shortcut formulas.